आप सभी का अक्का डिजिटल एकेडमी पे स्वागत है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल डिजास्टर स्मरण दिवस कब मनाया जाता है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि चेरनोबिल डिजास्टर है क्या। देखिए क्या हुआ था कि 26 अप्रैल 1986 को परमाणु आपदा हुआ था। कहाँ हुआ था? चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में। अच्छा, चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है? तो ये प्रिपियट शहर के पास है। कहाँ पे? नॉर्थ ऑफ यूक्रेन में। ठीक है। अच्छा, इसमें हुआ क्या था? इसमें क्या था कि ये एक्सीडेंट जो हुआ था ये एक सेफ्टी टेस्ट के दौरान हुआ था, जिसको RBMK टाइप न्यूक्लियर रिएक्टर में एक सेफ्टी टेस्ट था। उस सेफ्टी टेस्ट के दौरान ये परमाणु त्रासदी आया था। अच्छा, इस तरह का त्रासदी और कहाँ पर आया? 2011 में आया। सेम तरह का त्रासदी कहाँ पे? ये आया आपका फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर डिजास्टर। ठीक है ना। ये कहाँ था? जापान में आया था, फुकुशिमा में, राइट। अच्छा, ये जो दिवस है पहली बार कब मनाया गया? तो ये दिवस पहली बार 2016 में मनाया गया। इसका उद्देश्य क्या है, एम क्या है इस दिवस को मनाने का? इस दिवस को मनाने का एम है, उद्देश्य है कि परमाणु ऊर्जा के जख्मों के बारे में जागरूकता पूरे विश्व में बढ़ाई जाए। ठीक है ना, जागरूकता बढ़ाया जाए और ये हर वर्ष मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, अप्रैल 2020 में किसने दक्षिण एशियाई देशों भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका के लिए ब्रिटिश एशियाई ट्रस्ट के संस्थापक संरक्षक के रूप में एक नया कोविड-19 आपातकालीन फंड लॉन्च किया है? देखिए इसमें हमारे पास तीन ऑप्शन है। जैसा कि इसमें क्लियर है कि ब्रिटेन का नाम आया है तो ये ब्रिटेन से रिलेटेड है। ठीक है ना। तो इसमें तीन ऑप्शन है, प्रिंस चार्ल्स, प्रिंस एड्यू, प्रिंस विलियम। तो हमारा ऑप्शन ए प्रिंस चार्ल्स सही ऑप्शन है। प्रिंस चार्ल्स ने आपातकालीन निधि का शुभारंभ 24 अप्रैल 2020 को दक्षिण एशियाई देशों भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका के लिए ब्रिटिश एशियाई ट्रस्ट के संस्थापक संरक्षक के रूप में एक नया कोविड-19 आपातकालीन अपील को शुरू किया। वो हाल ही में, ये जो प्रिंस चार्ल्स हैं अभी हाल ही में कोरोना वायरस से उभरे हैं। ठीक है। उन्होंने एशियाई लोगों से कमज़ोर लोगों की मदद करने के लिए खुले दिल से दान देने का आग्रह भी किया है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कोरोना वायरस से भारत में रिकवरी रेट कितना बताया है? तो ये जो रिकवरी रेट है ये उन्होंने 21.9% बताया है। जो स्वास्थ्य मंत्री हमारे हर्षवर्धन जी हैं उन्होंने बोला है कि कोरोना वायरस से जो रिकवरी का रेट है वो भारत में 21.9% है। अच्छा, अब तक के हमारे पास कुल कितने पेशेंट हैं कोरोना वायरस के? तो हमारे पास कुल पेशेंट हैं 26,917। ठीक है। इसमें से मृत्यु कितनों का हो गया? इसमें से 826 लोगों का मृत्यु हो गया। ठीक है। अच्छा, इसमें से ठीक कितने हो गए? इसमें से 5,914 पेशेंट जो हैं वो ठीक हो गए। ठीक है। अभी करंट में एक्टिव कितने पेशेंट हैं? तो 20,177 पेशेंट जो हैं अभी पूरे इंडिया में कोरोना के एक्टिव पेशेंट हैं। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। कोविड-19 से निपटने के लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की उत्पादन क्षमता कितना है? तो भारत ने अपनी क्षमता, जो PPE किट बोलते हैं, जो डॉक्टर्स पहनते हैं, ठीक है ना, तो उसकी जो उत्पादन क्षमता है भारत में, एक अच्छा पहल है, एक अच्छा न्यूज़ है कि 1 लाख पर डे PPE किट बनाने का प्रोडक्शन कैपेसिटी भारत के पास आ गया है। अच्छा, इसमें से मात्र 50% का जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो सिर्फ बेंगलुरु में है। ठीक है ना। बेंगलुरु जो शहर है भारत का, वो 1 लाख में से 50% मतलब 50,000 पर डे PPE किट बना करके अभी देने के लिए सक्षम हो गया है। और हम लोग टोटली 1 लाख पर डे के हिसाब से PPE किट बना सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने इस्पात सचिव किन्हें नियुक्त किया है? भारत सरकार ने
इस्पात सचिव किन्हें नियुक्त किया है? देखिए हमारा ऑप्शंस क्या क्या है। हमारा ऑप्शन है प्रदीप कुमार त्रिपाठी, दिनेश शर्मा, कपिल देव शर्मा। हमारा पहला ऑप्शन जो है प्रदीप कुमार त्रिपाठी, ये सही ऑप्शन है। 26 अप्रैल को सरकार ने रविवार को प्रदीप कुमार त्रिपाठी को इस्पात सचिव नियुक्त किया है। इस्पात सचिव नियुक्त किया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के आदेश में यह कहा गया है, इसमें कहा गया है कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग में विशेष सचिव एवं प्रतिष्ठान अधिकारी त्रिपाठी नए इस्पात सचिव के तौर पर कार्यभार संभालेंगे। वह मौजूदा इस्पात सचिव विनय कुमार की सेवानिवृत्ति जो अभी मौजूदा इस्पात सचिव हैं विनय कुमार जी, उनके सेवानिवृत्ति के बाद यह पद संभालेंगे। विनय कुमार 31 मई 2020 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। अभी करंट में जो वहाँ पे सचिव हैं वो कौन है? विनय कुमार जी। वो कब रिटायर हो रहे हैं? 31 मई 2020 को। ठीक है, उसके बाद प्रदीप कुमार त्रिपाठी जी वहाँ का कार्यभार संभालेंगे। प्रश्न है, हाल ही में किसने फाइलों के संचालन के लिए ई कार्यालय ऐप लॉन्च की है? हमारा पहला ऑप्शन है CRPF, दूसरा ऑप्शन है CISF, तीसरा ऑप्शन है BSF, चौथा ऑप्शन है आर्मी। तो हमारा जो दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन बी CISF, ये सही ऑप्शन है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए CISF में एक ई ऑफिस एप्लीकेशन की शुरुआत की गई है, जो भौतिक स्पर्श के बिना फाइलों और दस्तावेजों की आवाजाही को सक्षम बनाती है। ई कार्यालय इलेक्ट्रॉनिक कार्यालय नामक एप्लीकेशन को सेना की इन हाउस तकनीक टीम के द्वारा डिजाइन किया गया है। इस एप्लीकेशन को डेटा की सुरक्षा के लिए सभी सुरक्षा व्यवस्था के साथ CISF क्लाउड पर रखा गया है। चलिए हम अपने नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। भारत की आत्मा गांव में बसती है, किनका कथन है? भारत की आत्मा गांव में बसती है, किनका कथन है? अभी इस कथन का यूज़ नरेंद्र मोदी जी ने, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, पंचायती राज दिवस में, ठीक है, नरेंद्र तोमर जी जो हमारे पंचायती राज मंत्री हैं, उनको एक पत्र लिखा था उन्होंने, उसमें इस कथन का जिक्र किया था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। ये किनका कथन है? जो प्रधानमंत्री जी ने अपने लिखे हुए, नरेंद्र तोमर जी को लिखे हुए पत्र में इसका उल्लेखन किया है। महात्मा गांधी जी का है, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर हर्षवर्धन या सुभाष चंद्र बोस? तो ये हमारे महात्मा गांधी जी का स्टेटमेंट है, भारत की आत्मा गांव में बसती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का मसालों का निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है? चलिए, बहुत अच्छी खबर है ये कि इस लॉकडाउन की परिस्थिति में भी यहाँ पे हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए 10% से हमारा निर्यात जो है वो बढ़ गया है मसालों का। विकसित और विकासशील देशों की में मांग बढ़ने से देश से मसालों का निर्यात वित्त वर्ष 2019-20 में 10% बढ़कर 3.7 अरब डॉलर हो गया। ये 3.7 अरब डॉलर कितना होता है? करीब 28,100 करोड़ के आसपास होता है। ठीक है, 28,100 करोड़ के आसपास होता है। इससे एक साल पहले वित्त वर्ष 18-19 में देश से 3.32 अरब डॉलर के मसालों का निर्यात हुआ था। विशेषज्ञों के अनुसार देश के मसाला निर्यात को बढ़ाने में इलायची और सौंठ की अहम भूमिका है। भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद के चेयरमैन मोहित सिंगला, ध्यान दीजिएगा, भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद के चेयरमैन मोहित सिंगला ने कहा कि देश में खेती बाड़ी करने के अच्छे तौर तरीकों के कारण अदरक, सौंठ मसाले के तौर पर और इलायची की पैदावार में अच्छा इजाफा हुआ है। अच्छा, देश का सौंठ जो निर्यात जो है वो 47% तक बढ़ा है। जो सौंठ का जो निर्यात है, सौंठ बोलते ना, सौंठ का जो निर्यात है वो 47% तक बढ़ गया है देश का। ठीक है, इसमें भी प्रमुख मांग बांग्लादेश बाजार से देखा गया है। समीक्षा अवधि में बांग्लादेश को 3.22 करोड़ डॉलर का सौंठ निर्यात किया गया है,
जो पिछले साल का 1.8 गुना अधिक है। इस तरह मोरक्को को किया जाने वाला निर्यात भी 20 लाख डॉलर से बढ़कर 1.3 करोड़ डॉलर हो गया है। भारत प्रमुख तौर पर मिर्च, जीरा, मसालों के तेल, करी पाउडर, काली मिर्च, धनिया, सौंफ, लहसुन, पुदीना, मेथी दाना, अजवाइन और जायफल का निर्यात करता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा निर्यात कौन कौन से देश में होता है मसालों का हमारे यहाँ से? अमेरिका में होता है, चीन में होता है, वियतनाम में होता है, थाईलैंड में, बांग्लादेश में, यूएई में, ब्रिटेन में, मलेशिया में, श्रीलंका में, इंडोनेशिया और जर्मनी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अप्रैल 2020 में भारत ने सार्क स्वास्थ्य मंत्रियों के एक वीडियो का सम्मेलन में भाग लिया। निम्नलिखित में से किस देश ने सम्मेलन की मेजबानी की? तो हमारा ऑप्शन है इसमें डी, पाकिस्तान ने। ठीक है, जी हाँ, बिल्कुल पाकिस्तान ने। अच्छा, सार्क में हमारे मेंबर कौन कौन से हैं? सार्क में मेंबर हमारे हैं बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, इंडिया, मालदीव और श्रीलंका। अच्छा, कुछ और चीज़ों को देखते हैं जो सार्क से रिलेटेड हैं। ठीक है, सार्क जो है पूरे वर्ल्ड का 3% एरिया ऑक्यूपाई करता है। सार्क जो है पूरे वर्ल्ड एरिया का 3% ऑक्यूपाई करता है। अच्छा, ये जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है, तो सार्क की जो कंट्रीज है इसमें पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन का कितना परसेंट पॉपुलेशन का परसेंटेज है? तो 21%। पूरे वर्ल्ड का सार्क देशों में 21% पॉपुलेशन रहता है। ठीक है, अच्छा, इकोनॉमी की बात करेंगे तो हमारा जो ग्लोबल इकोनॉमी है सार्क का, ठीक है, वो अप्रॉक्स कितने के बराबर है? तो 3.67 ट्रिलियन यूएसडी के बराबर हमारे सार्क का इकोनॉमी है। ये जितने भी जो तथ्य हैं वो 2019 के अनुसार हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो है हमारा सार्क जो है उसका जो फाउंडेशन डेट है वो कब है? वो है 8 दिसंबर 1985 को। 8 दिसंबर 1985 को ढाका में सार्क का गठन हुआ। ठीक है, अच्छा, इसके जो सेक्रेटेरिएट है वो कहाँ है? वो काठमांडू में है, वो नेपाल में काठमांडू में है।